मेरी पढ़ाई तो बहुत बाद में हुई, शायद सुनने वालों को आश्चर्य होगा कि मैं पहली बार स्कूल 6th क्लास में गई थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैं स्कूल जा रही हूँ। और जब मैं गई तो मुझे लगा मुझे कुछ नहीं आता, तो मेरी बड़ी बहन मुझको घर में पढ़ाती रहती थी। तो मेरा टेस्ट लेकर तभी मेरा एडमिशन हुआ था वहाँ पर, तो थोड़ा बहुत तो आता ही था, लेकिन मुझको ये लगता था कि मैं फेल हो जाऊँगी, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। इसलिए मैंने बहुत मेहनत की कि ऐसा ना हो कि मेरा स्कूल फिर छूट जाए। और क्लास में प्रथम आई, पहली कक्षा में। तो जब उन्होंने मेरा नाम, टीचर ने बताया प्रथम, तो मैं आगे पीछे देखने लगी कि कौन मेरे नाम की और कौन है, क्योंकि मैं तो हो नहीं सकती। तो पता लगा कि वो मैं ही थी। तो उससे मेरा मनोबल बढ़ा और लगा कि नहीं, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ। बस ऐसे ही आगे बढ़ती गई। कुछ घर से सीखा, कुछ बाहर से सीखा। और माता पिता की तो बहुत ऋणी हूँ कि उन्होंने हमको इतनी अच्छी बातें सिखाई कि वो मेरे जीवन में बहुत काम आई। तब तक बंद कर देता हूँ, अब बात कर लीजिए। हाँ डोली, हेलो। हाँ, वो इंटरव्यू चल रहा है, जरा ठहर के बात करते हैं। अच्छा, ओके। जी मैम। बस ऐसे ही पढ़ती रही, आगे बढ़ती रही। उसके बाद पढ़ाई के बाद मेरे पिताजी शिलोंग में पोस्टेड थे, तो वहाँ पर आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं थी, तो मैं फिर हॉस्टल में रही। वहाँ से मैंने एमए किया। फिर एमए के बाद मैंने जॉब शुरू की और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के स्कूल्स में मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ा कि जब मैं इंटरव्यू के लिए गई तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने मुझसे कहा कि भारतवर्ष में नया नया टीवी आ रहा है। हम लोग नहीं जानते थे कि टीवी यहाँ पर कैसा होगा, उसमें कैसे कार्यक्रम होंगे। मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि बिना किसी प्रयास के वो स्वयं ही मुझसे कहेंगे कि आप जाकर ऑडिशन दे के आइए और आपका उच्चारण ठीक है और आपकी आवाज़ ठीक है वगैरह इस तरह। तो मैंने सोचा कि चलो कोशिश करती हूँ, और मैंने वहाँ पर इंटरव्यू दिया और उसके बाद मेरे टीवी के कार्यक्रम हुए। तो इस प्रकार मतलब मैं भारत की प्रथम 12 शिक्षिकाओं में से एक हो गई टीवी पर। कब की बात है वो मैम? ये 1960 की बात थी। तो मुझे हिंदी विषय के लिए चुना गया था। वो स्कूल टीवी से या भारत में टीवी आया था। तो सबसे पहले उन्होंने जो 4 विषय चुने, उसमें हिंदी में भी 3 थे, अंग्रेजी में 3 थे, इस प्रकार 3 टीचर्स थे। और वहाँ जितने दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के स्कूल्स थे, कुछ बहुत सारे तो टेंट्स में थे, बिल्डिंग नहीं थी, लेकिन वहाँ भी टीवी लगा था और 2 शिफ्ट में चलते थे। तो वो 9th 10th और 11th के लिए प्रोग्राम किए जाते थे। तो उसमें हम लोग मॉडल लेसन्स की तरह देते थे। जैसे मुझे पहला दिया रस पर, फिर दिया छंद पर, इस प्रकार मैं आगे बढ़ती गई। और यात्रा वर्णन पर दिया कि किस तरह निबंध लिखना चाहिए। तो वो फिर उन 1100 स्कूलों में वो टेलीकास्ट होता था। तो वहाँ से फिर 1100 स्कूलों से जो टीवी सेंटर था, तो उस समय आकाशवाणी सेंटर में ही आता, केंद्र पर वो आते थे। बाद में टीवी का अलग हुआ, तो उसमें वो अपने इवैल्यूएशन शीट्स देते थे और उसमें लिखते थे कि वो पाठ से उनको क्या समझ में आया, क्या शिक्षा मिली, क्या नहीं ठीक लगा, जो भी है वो इवैल्यूएशन शीट होती थी। तो इस प्रकार वो धीरे धीरे अनुभव बढ़ता गया। लेकिन उसके बाद मैं विवाह के बाद इलाहाबाद आ गई और मैंने 12 साल तक कुछ नहीं किया,
12 साल तक मेरे नन्हे मुन्ने 3 हुए, मैंने उनको पाला। और हम लोगों के यहाँ ये विचार थे कि जब तक वो स्कूल नहीं जाने लगेंगे तब तक मैं कोई जॉब नहीं करूँगी। फिर जब मेरी छोटी वाली बेटी भी स्कूल जाने लगी तब मैंने फिर से जॉब ली और ईश्वर की कृपा से सब अच्छा रहा, आगे बढ़ती गई। उसमें मैं प्रिंसिपल भी हो गई उस कॉलेज की। किस कॉलेज में थे मैम? SS खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, ये ऐसा कॉलेज था जहाँ एक भी छात्रा नहीं थी शुरू में, जब क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में खुला था और महिलाओं को पढ़ाने की इच्छा से खोला गया था। और जहाँ पर है वो कॉलेज, वहाँ पर आसपास में माइनॉरिटी के बहुत लोग हैं और आर्थिक दृष्टि से जो बहुत कमज़ोर हैं, ऐसे लोग बहुत हैं, तो वहाँ खोला गया था। तो कोई छात्रा नहीं आना चाहती थी, महिलाएं नहीं आना चाहती थी, कहती थी हमारे तो पति को ऑफिस जाना है, कोई कहती थी हम फीस नहीं दे सकते हैं। हम लोगों ने उनको बहुत समझा करके लाने की कोशिश की, तो बड़ी मुश्किल से 27 छात्राएं आई और सरकार ने हमको 6 विषय आर्ट्स के दिए थे। उसी से हम पहले साल आगे बढ़े। वो इतनी उत्साहित थी, इतने गरीब घरों से आई थी कि उनके घर में अंधेरा रहता था, किसी किसी के यहाँ तो लाइट थी ही नहीं। तो बहुत खुश थी, तो बार बार पूछती थी कि मैम ये कॉलेज बंद तो नहीं हो जाएगा, हम यहाँ खुले में आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उनसे कहती थी कि अगर खूब पढ़ाई करोगे, अच्छा परिणाम लाओगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा तो चलेगा, अगर फेल हो जाओगे तो फिर वैसे ही बंद हो जाएगा। और उन्होंने इतनी पढ़ाई की, जिनकी 10 साल 12 साल 15 साल से पढ़ाई छूटी हुई थी, उन्होंने इतनी पढ़ाई की कि हमारे कॉलेज का रिजल्ट, पहला रिजल्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का 87% था हमारे कॉलेज का, जो कि अपने में बहुत बड़ी बात थी। और बस वो चलता गया, आगे बढ़ता गया और अब धीरे धीरे इतनी ऐसी स्थिति में आ गया कि वो उत्तर प्रदेश का UGC ने बेस्ट कॉलेज उसका डिक्लेयर हो गया। 27 छात्राओं से शुरू किया था, आज वहाँ सारी फैकल्टीज़ हैं और 4000 से ऊपर छात्राएं हैं और बहुत अच्छा चल रहा है, एकदम आदर्श महाविद्यालय की तरह से वो चल रहा है। मुझे बहुत गर्व है कि मैं उसकी फाउंडर प्रिंसिपल रही। मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे माँ को अच्छा लगता है कि उसके बच्चे आगे बढ़ गए, उसी तरह मुझे लगता है जैसे मैं उस कॉलेज की माँ थी, क्योंकि मैंने उसको शुरू किया। तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और ये भी सौभाग्य की बात है कि मैं इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस में आती हूँ, जैसे फिलॉसफी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मेरे हस्बैंड फिलॉसफी के प्रोफेसर रहे हैं, वहाँ आती हूँ तो बड़े बुद्धिमान लोगों से मिलना जुलना होता है। तो बहुत अच्छा है, बड़े अच्छे वातावरण में रह रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये वातावरण ऐसा ही बना रहे। थोड़ा सा दुख होता है, आज की जो मॉडर्न जनरेशन है इसमें बहुत अच्छी बातें, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। छोटे छोटे बच्चे लगता है कि हमसे कहीं ज़्यादा ज्ञानी हैं, क्योंकि मोबाइल पर और आज के कंप्यूटर पर उन्होंने इतना सीख लिया है कि वही हमको सिखाते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक संस्कारों का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ हम कहीं पिछड़ गए हैं और कुछ मूलभूत बातें हैं जो बच्चों को सीखने को नहीं मिल रही हैं। जिस प्रकार हम बड़ों का आदर करते थे वो मुझे लगता है होना चाहिए। जिस प्रकार से हम लोगों की वेशभूषा थी तो उसमें भी हमको ध्यान रखना चाहिए। हमारा देश जहाँ पर 6 ऋतुएं हैं तो ऋतु के अनुसार वैसे पहनना अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता, ऋतु के अनुसार नहीं पहनते, फैशन के अनुसार पहनते हैं। तो वो भी कहीं कहीं मुझे लगता है कि परिवर्तन आना चाहिए। बहुत सी बातें हैं, तो कहीं हम पिछड़े हुए थे और कहीं मुझे लगता है ये जनरेशन भी पिछड़ रही है। कुछ लोगों को पीछे जाना चाहिए और कुछ लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी मैम, अभी आपने मैम फिलॉसफी की चर्चा की,
और मुझे पता चला है कि आपने एक आलेख लिखा था, दार्शनिक की पत्नी। एक आलेख आपने लिखा था, उसमें क्या वर्णन की थी, थोड़ा हम लोग को ही बताती। अब वो तो मैंने सब लेख में लिख दिया, बहुत पहले लिखा था। जी जी जी। ऐसे हल्का फुल्का थोड़ा मुस्कुराने वाला था। दार्शनिक लोग बड़े बुद्धिजीवी होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने तो ऐसे ही हास्य में लिखा था। जी जी। कहीं सुना था कि दार्शनिक ऐसे होते हैं, जब छोटे थे तो सुनते थे कि छड़ी को पलंग पे डाल के वो खुद कोने में खड़े हो जाते हैं, तो हम लोग इस पर बड़ा मजाक किया करते थे। तो मेरे पति दार्शनिक हैं, बुद्धिजीवी हैं, लेखक हैं, बहुत उन्होंने किताबें लिखी, सब बातें हैं, लेकिन मैंने कल्पना से ही उसमें ये कर दिया कि मैं सब्जी में नमक डालना भूल गई, तो वो खाते गए और मैं डरी हुई थी कि वो टोक न दें, तो मैं उनसे दूसरी बातें करती रही कि जिससे वो खाने पर ध्यान ही न दें, और उन्होंने पूरा खाना खा लिया, उनको नहीं पता लगा कि मैं उस दिन सब्जी में नमक डालना भूल गई थी। ऐसी बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, और कुछ दर्शन की बातें भी उसमें डाल दी थी जो कि हास्य से जुड़ सकी थी। अब आप लोग लेख पढ़िए जी, और जरूर मुझे पढ़ेंगे बताइए कि मैंने क्या लिखा था। जरूर पढ़ेंगे और जी मैम, आज आपने युवा पीढ़ी की बात की है। आज हम लोग देखते हैं कि युवा पीढ़ी जो है मैम, वो थोड़े दिन तक रिलेशन में रहते हैं, फिर वो कभी तलाक हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। और आपके जैसे लोगों को हम देखते हैं आज 93 साल 90 साल में इतने अच्छे तरीके से हम लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में इतनी दूर तक कार्यक्रम में भी आते हैं साथ में। तो ये मैम कैसे ये युवा पीढ़ी इसको, इस मूल्य को कैसे अपने में आत्मसात करे? युवा पीढ़ी के लिए तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भूमंडलीकरण हुआ है उसमें हमने बहुत कुछ सीखा तो है ही, लेकिन युवा पीढ़ी ने जो भारतीय संस्कार छोड़ दिए हैं, अगर उनमें से जिसको कहना चाहिए क्रीम जी, अगर वो क्रीम निकाल लें और कुछ बाहर के विदेशों की अच्छी बातें उनको मिला करके अगर एक व्यक्तित्व बनते रहें तो वो बड़ा आदर्श होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जैसे कि आम तौर पर, मैं सबकी बात नहीं जी करती, जी, आम तौर पर देखिए सब विदेशी बोलते हैं, विदेशी खाते हैं, विदेशी ही पहनते हैं, विदेशी ही मूल्यों को अपनाते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे हम अपना घर छोड़कर दूसरे के घर, क्योंकि हमें वो ज़्यादा उस समय अच्छा लग रहा है, ये सब क्षणिक है, क्षणिक है बिल्कुल। तो अच्छा लग रहा है तो हम वहाँ रहने लगे। मान लीजिए हमारे पड़ोस में या हमारे मित्रगणों में कोई बहुत अच्छा है, बहुत हमें प्यार देता है, बहुत वो अमीर है, उसका रहन सहन हमें बहुत आकर्षित करता है, तो क्या हम अपनी धरती अपना घर छोड़ देते हैं? हमारे माता पिता के लिए हमारे कर्तव्य बनते हैं जी कि नहीं बनते हैं? तो जो जिसने हमें जन्म दिया है, जिस भूमि ने दिया है, जिस माता पिता ने दिया है, हमें उसकी उन्नति के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। तो ये नहीं हो रहा। आजकल बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद विदेश के सपने देखने लगते हैं कि हम वहाँ चले जाएं। जी जी जी, तो मुझे लगता है कि जहाँ बहुत अच्छा, विदेश जाना तो बहुत अच्छा है, जहाँ जो अच्छा मिले वो सीख लेना चाहिए, लेकिन उसको सीख कर अपने घर की उन्नति करनी चाहिए कि हम कुछ अच्छा सीख के आए, ये हमारे यहाँ नहीं है तो हम ऐसा करें। तो मुझे लगता है कि उस नज़रिए से अगर बच्चे बाहर जाते हैं, सीखते हैं और अपने ही देश को उन्नत करते हैं, अपने ही घर बार को उन्नत करते हैं, अपने ही माता पिता की कमियों को दूर करते हैं, उनको समझाते हैं, तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छी बात है। तो इस पर थोड़ा विचार होना चाहिए और मुझे लगता है चर्चाएं होनी चाहिए। और जो हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी बहुत बदलाव की ज़रूरत है, ऐसा मुझे महसूस होता है। मैम, आप लंबे समय तक महिला कॉलेज की प्रधानाचार्या रही हैं, बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है मैम, तो कैसे आपने उस कार्य को इतने बखूबी निभाया? क्या आपका वो टेक्निक था? देखिए, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो
प्रधानाचार्य हो चाहे कोई भी हो, जी। देश का प्रधान क्यों न हो, हमेशा अच्छा काम तब होता है जब टीम अच्छी होती है। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ, हमारे कॉलेज में हमारी प्रबंध समिति और हम जो भी हमें शुरू से मैं थी वहाँ पर, तो जो भी आती गई टीचर्स मेरे बाद आती गई, हम लोग एक परिवार की तरह से रहते रहे और परिवार की तरह से ही शुरू में उन 27 लड़कियों के संग आगे बढ़े, तो वो परिवार सा ही बन गया। तो सब कुछ अपने आप होता गया। कुछ ईश्वर का वरदान तो होता ही, आशीर्वाद होता है, लेकिन टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। उस टीम को संभालना प्रधान का काम होता है। जो भी प्रधानाचार्य है, जो भी उसका मुखिया है, तो अगर टीम अच्छी होती है तो आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ कि हम अकेले ही चले बढ़े थे आगे, लोग आते गए, कारवां बनता गया और आगे होते 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 आज इस दशा में आ गया कि वो कॉलेज उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा बेस्ट कॉलेज चुना, डिक्लेयर हुआ यूजीसी की एक्रीडिटेशन में। तो ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। और जहाँ भी टीम वर्क होता है, चाहे वो एक परिवार हो, चाहे वो उससे आगे बढ़ते बढ़ते देश तक की बात पहुँच जाए, जहाँ भी टीम अच्छी होती है, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, आपस में मिलजुल कर काम करते हैं और अपना उद्देश्य पकड़ के रखते हैं कि हमको ये करना है, हमको अच्छा पढ़ाना है, हमको अच्छा रिजल्ट देना है, हमको और विषय बढ़ाने हैं, हमको अपने परिवार में अगर हैं तो बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है। इस तरह से अगर हम टीम वर्क करें और बच्चों को अच्छे संस्कार दें तो अपने आप सब अच्छा होता है, ईश्वर खुश हो जाता है, वो वरदान देता है। बहुत अच्छा मैम। बहुत अच्छा। और मैम थोड़ा हमारे सेठ सर के बारे में कुछ बताइए मैम, हम लोग के गुरु के भी गुरु हैं ना कि वो बड़े बुद्धिजीवी हैं। जैसे बचपन में हम लोग सुनते आते थे एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर, तो वो भी वैसे ही हैं। बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और हमेशा सबके हित की बात सोचते हैं। और उनकी ख़ास बात ये रहे कि उन्होंने हमेशा टीचर रहे तो अपने पठन और पाठन पर बस दो ही चीज़ों को महत्व दिया, अपने कैरियर को कभी महत्व नहीं दिया उन्होंने। क्योंकि अगर वो आगे उसमें बढ़ेंगे तो ऐसा ना हो कि जो कार्य वो कर रहे हैं वो पीछे छूट जाए। अगर मैं किताबें उन्होंने लिखी हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद, उसके पहले वो टाइम नहीं दिया उन्होंने, ऐसा ना हो कि मेरे पठन पाठन में कोई कमी रह जाए। बहुत लोग कहते थे कि अरे आगे बढ़िए और आगे अप्लाई करिए, यहाँ करिए, वो कहते थे नहीं, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और बिल्कुल उनका सोचना सही था, क्योंकि आज भी मैं जब आती हूँ कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में तो मैं देखती हूँ कि उनके जो पुराने से पुराने शिष्यगण हैं वो उनको कितना आदर देते हैं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर टीचर अच्छा होता है, वो किसी भी तरह का टीचर हो, वो घर का टीचर हो, माता पिता से बढ़ते हुए आगे स्कूल का हो, कहीं का भी हो, अगर टीचर अच्छा है तो उसको सम्मान मिलता ही मिलता है। बहुत अच्छी बात। ऐसा कभी नहीं होता जो सम्मान नहीं देते हैं और लोगों को, वो भी उनको सम्मान देते हैं। इसका एक मैं छोटा सा उदाहरण देके अपनी बात को खत्म करना चाहूँगी। जी मैम। एक बार यूनिवर्सिटी में कुछ दंगे हो रहे थे, तो उसमें उनके एक आध स्टूडेंट्स भी थे वहाँ पर कुछ, और वो वहाँ पर कहीं स्टूडेंट्स सही भी थे जो मुझे बताया गया था जैसा। तो जब वो लोग आए और ये लोग वहाँ बैठे हुए थे, मेरे हस्बैंड थे और भी कुछ बहुत अच्छे टीचर्स थे, वो प्रोफेसर राजामणि जी थे और भी बहुत लोग, कुछ लोग थे। वो उनके पास आए, हाथ जोड़ के खड़े हुए, कहने लगे सर आप को हम सुरक्षित घर पहुंचाना चाहते हैं, आप घर चलिए। जो आंदोलन कर रहा था वो लोग कह रहा है, तो उसके बाद हमें जो करना है हम आंदोलन करेंगे, हम आपके सामने नहीं कर सकते, लेकिन हम जो कर रहे हैं हम आपको बताएंगे कि इसमें दम है, हम लोगों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, तो हम आपके ऊपर कोई आँच नहीं आने देंगे। तो उनको पहले उन्होंने घेरा बना करके बीच में खड़े करके और धीरे धीरे करके, पीछे ही हमारा घर था, यूनिवर्सिटी क्वार्टर, जी क्वार्टर्स थे, वहाँ पहुँचाया और उसके बाद
दंगे, उन्होंने जो भी करना था वो उन्होंने किया। तो ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन हमेशा जहाँ भी जाते हैं बड़े बड़े पदों पर आसीन है, कभी हम वहाँ जाते हैं तो दूर से पैर छूने आते हैं और कहते हैं सर आपके ही कारण हम आज यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो इससे बड़ा पुरस्कार, इससे बड़ा सम्मान और कुछ हो ही नहीं सकता, और हमको कुछ नहीं चाहिए। बस हमें लगता है हमारा जीवन सफल हो गया, हमारे कार्य सफल हो गए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हम आपके आभारी हैं। आपने बहुत धन्यवाद। हमारे लिए समय निकाला। आपका आशीर्वाद हम सबों को मिलता रहे, दर्शन परिवार को मिलता रहे, यही ईश्वर से कामना है।